है यहाँ पे वो है पवन ऊर्जा। वो क्या है? पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिशील हवा को हम पवन कहते हैं। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम किस चीज़ में कर सकते हैं? विद्युत के उत्पादन में, नदियों और समुद्रों में नाव चलाने में, पृथ्वी की सतह से के अंदर से पानी को निकालने में, बहुत सारे चीज़ों में जहां आपको लाइट वगैरह का यूज़ हो रहा था, उसमें आप इस चीज़ का यूज़ एक ऑल्टरनेटिव के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पवन ऊर्जा का यूज़ हम करते कैसे हैं? इसके लिए हमको विंड मिल्स बनाने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं विंड मिल्स, कैसे बनते हैं? ये गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक मशीन है। इसकी संरचना में बिजली के पंखे के आकार के समान एक ऊंचाई पर पंखुड़ियों को पोल पर लगा दिया जाता है। जब वायु बहती है तथा या पवन बहती है तो क्या होता है? पंखुड़ियों से टकराती है और उन पर एक बल लगाती है, जिससे ये पंखुड़ियाँ गोल गोल घूर्णन गति करने लगती हैं। बहती हुई वायु टरबाइन की पंखुड़ियों को भी घूर्णन गति प्रदान करता है। अब ये टरबाइन क्या है? जिससे लाइट बन रही थी, पहले भी आपने इस नाम को सुना है। तो उससे फिर आर्मेचर कुंडली घूमने लगती है और फिर क्या होता है? जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन होने लगता है। तो पवन ऊर्जा का एक यूनिट को लगा देने से काम नहीं चलता। मतलब आपने एक मशीन लगा दी और आपको बिजली मिलने लगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कई सारी मशीनें लगानी पड़ती हैं, तो इसको हम कहते हैं पवन ऊर्जा फॉर्म। इसमें क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का वायु से उत्पादन करने के लिए पवन कारखाने अधिक संख्या में एक वृहद क्षेत्र में लगा दिए जाते हैं। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। प्रत्येक पवन कारखाने से उत्सर्जित विद्युत का संग्रहण एक जगह करके व्यापारिक स्तर पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मतलब छोटी छोटी यूनिट्स का एक बड़ा सा फार्म बना लिया जाता है। इस फार्म में जो भी ऊर्जा बनती है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं बच्चों? इसके लाभ हैं कि ये एक, पहली बात तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। मैंने आपको अभी बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था, नवीकरणीय जो हमें पुनः प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो हवा है वो तो चलती रहती है, उसका कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कल वो हवा नहीं चलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हवा हमेशा चलती है। तो ये नवीकरणीय स्रोत के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और दूसरा, एक बार पवन कारखाना स्थापित हो जाता है तो फिर दोबारा धन का वहाँ पे हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। लेकिन इसकी बच्चों ये लाभ के अलावा कुछ सीमाएं भी हैं, मतलब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या हैं वो इस प्रकार हैं कि इनको केवल उन्हीं स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां पूरे साल हवा बहती है, मतलब पवन चलती है। ठीक है, और वायु की जो गति होती है वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाता है। वायु ऊर्जा फार्म स्थापित करना थोड़ा महंगा पड़ता है। ये सारी इसकी लिमिटेशंस होती हैं। बच्चों, डेनमार्क जो वायु पवनों का देश कहलाता है, वहाँ पर देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए की जाती है। कुल उत्पादित क्षमता के रूप में जर्मन अग्रणी है, जबकि भारत 5वें स्थान पर है। यहाँ पे आपको ये भी जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार से आपने देखा कि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, या फिर जो नए हमारे इनोवेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या जो नई टेक्निक्स हैं उनको जो यूज़ कर रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा, मैं ये इस टर्म को बताना चाह रही थी, जिसको हम कहते हैं वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऑल्टरनेटिव स्रोत, इनके अलावा जितने मैंने बताए हैं, तो वो हम अगले टॉपिक में, अगले ऑडियो में कवर करेंगे उस टॉपिक को। तब तक के लिए गुड बाय एंड डू स्टडी।